Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I am Nimra Zafar and today we are gonna start chapter 1 of the Contract Act 1872. सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे जो कि है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट की कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच जो है उसका ये कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट्स होते हैं, इसकी डीकम्पोजिशन हम बाद में करेंगे कि एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इनको डीकम्पोज जो है वो करते जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें मेन चीज जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है? अब सैलमंड अपनी डेफिनेशन देता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर द एग्रीमेंट्स that create liabilities and obligations between the parties. इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ही ये है कि जिसमें दोनों पार्टीज के ऊपर लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं वो होते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होते हैं? जिसमें एसेंशियल्स, तमाम तरह एसेंशियल्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो पूरे हों। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं और जो एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उन्हीं को हम कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अब आगे हम डिफरेंस देखते हैं छोटा सा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है। फिर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एग्रीमेंट तो होता है, क्योंकि सबसे पहले पार्टीज एग्री करती हैं किसी चीज के ऊपर, सबसे पहले एग्रीमेंट होता है, उसके बाद जाके जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है, ये चीज डिपेंड करती है उसके इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने पर, कि अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। अब डिफरेंस देखते हैं कि एग्रीमेंट में क्या होता है। एग्रीमेंट में होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस, जो कि जरूरी है। ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मेन इंग्रेडिएंट्स है किसी भी एग्रीमेंट के, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के। और तीसरा है कंसिडरेशन। जब तक लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगी तब तक एग्रीमेंट भी पूरा नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट तो होगा, जैसे हमने नीचे पढ़ा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। तो एग्रीमेंट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। एग्रीमेंट तो वो होगा जिसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन होगी। उसके साथ साथ वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है कि फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट के, अभी ये सेक्शन 2H को ही हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं ताकि एम्बिग्यूटीज जो है वो क्लियर हो जाए। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है जिसकी वजह से वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है। सबसे पहले है उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक पार्टी कोई भी आपको ऑफर देगी, दूसरी पार्टी उसको जो है वो एब्सोल्युटली जो है उस चीज को एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद कंसिडरेशन होना जरूरी है। उसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी दोनों पार्टीज के दरमियान। दोनों पार्टीज ने, एक पार्टी जो है वो ऑफर करी है, दूसरी से एक्सेप्ट करी है, तो दोनों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, एग्रीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन उन दोनों के ऊपर किसी न किसी किस्म की ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। जैसे एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पूरी करनी होगी, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करनी होगी, दूसरे ने उसको उसके पे करना होगा उसके लिए, जो कि उसके पार्ट पर उसकी कंसिडरेशन है और दूसरी पार्टी की उसके पार्ट पर उसकी कंसिडरेशन है। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्पिटेंसी। पार्टीज की का कॉम्पिटेंट होना, इनकी कैपेसिटी जो है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो होना जरूरी है। पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। जैसे कि पार्टी माइनर नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। 18 साल जो है वो एटलीस्ट उसकी एज होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकता है। अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो अपने गार्डियन के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है? साउंड माइंड होना उसका जरूरी है। एक पर्सन है, अगर वो उसके ल्यूसिड इंटरवल्स में जिनमें वो ठीक रहता है, कभी कभी वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई किसी को फिट्स पड़ते हैं, तो उस पीरियड में जिसमें वो अपने लूसिड इंटरवल्स में है, मींस वो उस टाइम पीरियड में वो ठीक रहता है, और कभी कभी उसको प्रॉब्लम होती है, तो जिस टाइम पीरियड में वो ठीक रहेगा उस टाइम पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है।
अदरवाइज नहीं कर सकता। तो पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसका साउंड माइंड होना जरूरी है। उसके बाद है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनका जो है वो एक्सप्रेसली किसी लॉ में ना बताया गया हो कि उनमें कोई ऐसी इनकेपेबिलिटी है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद फ्री कंसेंट। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक कंसेंट है। कंसेंट का क्या मतलब है, जब दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज सेम थिंग के ऊपर, सेम चीज के ऊपर सेम सेंस में एग्री करें। दो चीजें हैं, कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 13 में। कंसेंट क्या होता है कि जब दो पार्टीज सेम चीज के ऊपर सेम सेंस में एग्री करें तो उसको कंसेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बात हुई है, एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब उसके अंदर फ्री कंसेंट होगी। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है कि जितने 5 एलिमेंट्स हैं, ऐसे फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह, कोर्शन आ गया इसके अंदर, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया, मिस्टेक हो गया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या कोर्जन, ये होगा तो फिर कंसेंट जो है वो अनफ्री कहलाएगी। कंसेंट तो वो होगी लेकिन अनफ्री कहलाएगी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कंसेंसस एड आइटम होनी चाहिए, मींस वो उन सारे एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करती हो। कंसेंसस दोनों पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जिस चीज के ऊपर दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो लॉफुल होना चाहिए। किसी इलीगल या अनलॉफुल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। उसके बाद सर्टेन होना चाहिए, किसी किस्म की अनसर्टेनिटी कॉन्ट्रैक्ट में ना पाई गई हो। जो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो उसमें चीजों को अच्छे तरीके से, एम्बिग्यूटीज को क्लियर करें। कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज उसमें ना हो जो कि अनक्लियर हो या एम्बिगुअस हो। ये है सेक्शन 2H। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। आगे हम 1 by 1 बाकी डेफिनेशंस को देखते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 2A, प्रपोजल। प्रपोजल मींस ऑफर। ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज है। अब प्रपोजल होता क्या है, व्हेन वन पार्टी सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। जब एक पार्टी किसी चीज के करने या किसी चीज के ना करने पर अपनी विलिंगनेस शो करवाएगी, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या होगा, पर्पस होगा ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। जब एक पार्टी सिग्निफाई करेगी, अपनी विलिंगनेस को शो करवाएगी दूसरी पार्टी को, किस चीज की विलिंगनेस, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और ये चीज वो दूसरी पार्टी को सिग्निफाई करेगी। किस लिए, ताकि वो उस चीज के ऊपर अपनी असेंट दे और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करे। जब उसकी ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रपोजल। प्रपोजल क्या है, किसी को ऑफर करना, अपनी विलिंगनेस शो करवाना इस इंटेंशन के साथ कि वो आपकी ऑफर के ऊपर अपनी कंसेंट दे, ये है प्रपोजल। फॉर एग्जाम्पल, A offers to sell his watch to B for ₹20,000। A B को ऑफर करता है, प्रपोजल भेजता है कि वो अपनी वॉच B को सेल करना चाहता है 20,000 के इवज। ठीक है, ये सिर्फ अभी उसने उसको ऑफर करवाई है, तो ये क्या हो गया, ये प्रपोजल हो गया। इसके काइंड्स जो है प्रपोजल की, वो क्या है कि प्रपोजल एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। प्रपोजल मतलब स्पेसिफिक से मुराद है किसी एक पर्सन को, किसी एक पार्टी को आप कोई प्रपोजल भेज रहे हैं या कोई ऑफर करवा रहे हैं। और जनरल प्रपोजल भी हो सकता है। जनरल से मुराद आप कोई ऑफर पब्लिक एट लार्ज को करना चाहते हैं जिसमें सब शामिल हैं, ताकि कोई आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करे, तो ये क्या होता है, जनरल प्रपोजल होता है। अब प्रपोजल के, एक वैलिड प्रपोजल के एसेंशियल्स जो हैं वो क्या होते हैं कि क्लियर होना चाहिए प्रपोजल आपका, कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए ताकि दूसरी पार्टी को भी प्रॉब्लम ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट ना हो, कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। आप जो प्रपोजल या जो ऑफर किसी को कर रहे हैं उससे अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों के दरमियान में एक लीगल रिलेशनशिप कायम हो। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेशन मस्ट है। आप अपने प्रपोजल की क्लियर कम्युनिकेशन उस दूसरी पार्टी को करेंगे। उसके बाद है इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए प्रपोजल के पीछे, कि आप दूसरी पार्टी की असेंट या उसकी कंसेंट जो है वो ले सके इसके ऊपर, ताकि आप दोनों किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ सकें।
उसके बाद है लॉफुल, जो प्रपोजल या जो ऑफर आप दूसरी पार्टी को कर रहे हैं वो हर सूरत सब्जेक्ट मैटर जो है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑफर होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 2B है एक्सेप्टेंस, जब प्रपोजल आएगा, जब ऑफर आएगी, उसके ऊपर अगर दूसरी पार्टी अपनी असेंट देती है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर वो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, जब प्रपोजल के नतीजे में दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, अपनी असेंट देगी उसके ऊपर, तो फिर वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। अब ये जो एक्सेप्टेंस है ये भी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। कैसे एक्सप्रेसली, तो ये है कि वो बाय वर्ड या क्लियरली उसको एक्सेप्ट करे कि मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। इम्प्लाइड क्या है, बाय कंडक्ट, आप कोई अपने कंडक्ट से ये शो करवाते हैं कि मुझे आपकी ऑफर कबूल है। जैसे कि ट्रेडर जो है वो रिसीव करता है कस्टमर से ऑर्डर और उसको एग्जीक्यूट करते हुए, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए उसको जो गुड्स हैं वो भेज देता है। तो ये क्या है, ये उसने कंडक्ट, उसने जो है वो ऑर्डर भेजा है, ट्रेडर ने उसको इम्प्लाइडली, अब उसने उसको डायरेक्टली या एक्सप्रेसली उसको नहीं बोला कि मैंने आपकी ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है या मैंने आपका ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। उसने सिर्फ ऑर्डर आया है, उसको एग्जीक्यूट करते हुए गुड्स भेज दी हैं, तो ये बाय कंडक्ट उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है। तो इन दोनों के दरमियान में क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया। दिस वॉज सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है सेक्शन 2C। सेक्शन 2C में क्या है, प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन होते हैं। प्रोमिसर वो होता है जो प्रॉमिस करता है, जिसकी तरफ से ऑफर करवाई जा रही है, जिसकी तरफ से प्रपोजल भेजा जा रहा है। और प्रोमिसी कौन है, जिसको प्रपोजल भेजा जा रहा है या जिसको ऑफर करवाई जा रही है। जो एक्सेप्टर ऑफ द ऑफर है वो क्या होगा, प्रोमिसी होगा। उसके बाद है सेक्शन 2D। कंसिडरेशन क्या होती है, कंसिडरेशन इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके बगैर ये एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, इसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज कंसिडरेशन जो है वो लाजमी है। कंसिडरेशन सबसे पहले तो लॉफुल होनी चाहिए और वो कंसिडरेशन फ्री कंसेंट से ली गई हो। ठीक है, और इसमें एक पुलोक की डेफिनेशन है कि कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस इज ब्रॉट। जो प्रॉमिस आप कर रहे हैं उसकी कीमत होती है कंसिडरेशन। जब आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं उसके बदले में आप उसको पैसे देते हैं, तो वो पैसे क्या होंगे, वो कंसिडरेशन होगी। उसके पार्ट पे जो चीज खरीद रहा है, जो चीज बेच रहा है, उसके पार्ट पे कंसिडरेशन क्या है कि वो चीज आपको हैंड ओवर करेगा। ठीक है, तो प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस इज ब्रॉट एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर द वैल्यू इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और यही जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये इसको कंसिडरेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल बाय लॉ बनाती है। हर वो चीज जो कि एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरे होंगे, देन ही एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी हम तब ही कहेंगे। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है जिनमें कंसिडरेशन नहीं होती, वो है गिफ्ट। आप कोई चीज किसी को हिबा करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो उसमें आप उससे कंसिडरेशन नहीं लेते। उसके अलावा ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो गारंटी पे बेस करते हैं उनमें कंसिडरेशन नहीं होती, या हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो लव एंड अफेक्शन की बेस पे किया गया हो उसमें कंसिडरेशन नहीं होती। तो ये एक्सेप्शंस हैं जिनमें कंसिडरेशन जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होती। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2E एग्रीमेंट। पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एग्रीमेंट क्या होते हैं। स्टार्ट एग्रीमेंट से ही लिया जाता है, ठीक है, फिर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, सबसे पहले तो वो प्रॉमिस होना चाहिए। प्रॉमिस क्या है, हमने पहले पढ़ा था, ऑफर होगी, ऑफर प्रपोजल होगा या ऑफर होगी, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, या फिर सेट ऑफ प्रोमिस, एक से ज्यादा प्रोमिस भी हो सकते हैं। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसमें जिस प्रोमिस में दोनों पार्टीज पर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन आ रही है, कंसिडरेशन आ रही है, उनके दरमियान लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट की हमने पहले भी डिफरेंस में पढ़ा है कि ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, ये एग्रीमेंट बनाती हैं। और अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट की एग्जाम्पल देखते हैं। ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर ₹70,000। ए जो है ऑफर कर रहा है बी को अपनी बाइक बेचने के लिए, किसके 70,000 के एवज। तो यहाँ पर जो बाइक है वो ए ने बी को देनी है, तो यहाँ पर ए के पार्ट पे बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, बाइक होगी। और 70,000 जो बी ने ए को पे करना है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है,
ठीक है, एग्रीमेंट को। तो ये जो 70,000 उसने ए को देने हैं, ये कंसिडरेशन होगी फॉर बी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 2F, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? जो दोनों साइड से कंसिडरेशन, दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन आ रही हो, दोनों साइड से प्रॉमिस हो रहा हो, प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड्स और कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जैसे कि मैंने पिछले सेक्शन में एग्जांपल दी है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई चीज सेल कर रहा है, तो दोनों के पार्ट पे यहाँ पर प्रॉमिस आ रहा है, एक चीज को हैंड ओवर करेगा दूसरे पर्सन के, और वो पर्सन जो है उसको कंसिडरेशन के तौर पे अमाउंट पे करेगा। तो ये दोनों तरफ से प्रोमिसेस हो रहे हैं, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेक्शन 2G, वॉइड एग्रीमेंट्स। कौन से एग्रीमेंट की काइंड है कि कौन से एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड होते हैं? हर वो एग्रीमेंट जो कि अनलॉफुल होगा, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, जो इंग्रेडिएंट्स जिसमें कंप्लीट नहीं होंगे, लीगल ऑब्लिगेशंस दोनों पार्टीज के दरमियान क्रिएट नहीं हो रही, तो वो एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड होंगे, जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, अनलॉफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट अगर माइनर ने किया है, जो कि नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की गार्डियन के बगैर, तो ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड होगा। उसके बाद सेक्शन 2I एंड 2J। 2I में क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, और 2J में क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसका। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं? जो कि वॉइड होने के काबिल है, जो कि अभी वॉइड है नहीं, जो कि एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी वॉइड करार दिए जा सकते हैं इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, अनफ्री कंसेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, या फिर ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, उसकी टाइम गुजर गया, फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कंसेंट ली गई है, ऐसा कोई भी इशू होता है, अगर ये रीजंस होती हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एग्रीव्ड पार्टी को, जिसकी कंसेंट जो है वो इसके थ्रू या फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन की गई है, उस पर ये चीज डिपेंड करेगी कि क्या आया वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी जो है उसको डील किया जाएगा कि ये वॉइड करार दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये किसकी मर्जी होगी? ये एग्रीव्ड पार्टी की मर्जी होगी। उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, ठीक है, जो है ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे? वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। जैसे टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि ये ड्यूटी इस टाइम फ्रेम के अंदर परफॉर्म की जाएगी, और पार्टीज उनको परफॉर्म नहीं करती, वो टाइम बार्ड हो गया है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ये वॉइड हो जाएगा। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.